नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन का क्या होता है? ईवीएम रखने के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आज डिटेल में जानेंगे। आइए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के सारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए भारत माता की जय बोलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए एक बार ओवरव्यू करते हैं वोटिंग रूम की। सबसे पहले एंट्री पर आपको सिक्योरिटी पर्सनल को अपनी आईडी कार्ड दिखानी पड़ती है। फिर पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर 2 के पास फिंगर पर मार्क लगाना पड़ता है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको बैलेट बॉक्स के पास भेजते हैं, वहां जाकर आप वोट करते हैं। अब देखते हैं ईवीएम में क्या क्या होता है और ये कौन कौन से काम करते हैं। इंडिया में ईवीएम को 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, पर ईवीएम को सबसे पहले 1999 में गोवा असेंबली इलेक्शन में यूज किया गया था। ईवीएम कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग पॉइंट को मिलाकर बनाया जाता है। कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट दोनों आपस में 5 मीटर लंबे वायर से कनेक्टेड होते हैं। कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है और बैलेटिंग यूनिट बैलेट बॉक्स में रखा जाता है, जो कि आम पब्लिक वहां जाकर वोट करती है। बैलेटिंग यूनिट के साथ वीवीपैट्स, जिसमें कि आपको पता होगा आपने जिस कैंडिडेट को वोट किया है उसका नाम और सिंबल वीवीपैट में शो होता है। ये केवल 7 सेकंड के लिए ही शो होता है ताकि आपकी प्राइवेसी और सीक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। ईवीएम को चलाने के लिए इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन बैटरी पर ही ऑपरेट किया जाता है। वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को कैंडिडेट या पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के सामने सील किया जाता है और स्ट्रांग रूम भेजा जाता है। आपको बता दें कि किसी भी कमरे को स्ट्रांग रूम नहीं बनाया जा सकता। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम केवल उसी कमरे को बनाया जा सकता है जिसमें केवल और केवल एक दरवाजा है। कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए उस कमरे में। अगर कोई खिड़की है तो उसे लॉक या सील करना जरूरी है और ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि कोई इस खिड़की से अंदर ना आ सके। साथ ही कमरे में डबल लॉक सिस्टम भी लगाया जाता है, जिसकी एक चाबी स्ट्रांग रूम इंचार्ज के पास होती है और दूसरी चाबी एडीएम या उससे ऊपर के पद वाले अधिकारी के पास होती है। चुनाव आयोग के अनुसार स्ट्रांग रूम एक हाइट पर होनी चाहिए जिससे कि बाढ़ का या बारिश का पानी अंदर ना आ सके। किसी तरह से आग लगने का खतरा ना हो उस रूम में। दीवारों में किसी तरह का दरार नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा यहाँ की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से भी की जाती है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को 3 लेयर में बांटा जाता है। सबसे अंदर सीएपीएफ के जवान तैनात होते हैं, उसके बाहर स्टेट पुलिस होती है और सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को भेदना इम्पॉसिबल है। आइए अब देखते हैं वोटों की गिनती कैसे और कहां होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक स्पेस सेलेक्ट करती है वोट काउंटिंग के लिए, जो कि मेनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होता है, जहां आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग स्टाफ, कैंडिडेट और पार्टी इलेक्शन एजेंट और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर रहते हैं। कैंडिडेट के सामने ईवीएम के सील को हटाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह की टेम्परिंग नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काउंटिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए पुलिस भी नहीं जा सकती और ना ही कोई समर्थक की एंट्री होती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग प्लेस के बीच के डिस्टेंस को पूरा बैरिकेड किया जाता है। ये टोटल प्रोसेस आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर के निगरानी में होता है। अगर एक आरओ के पास एक विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा की जिम्मेदारी होती है तो वहां वो एआरओ की हेल्प ले सकता है, यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प ले सकता है। आपको बता दें कि काउंटिंग से एक हफ्ते पहले ही कैंडिडेट को काउंटिंग सेंटर का लोकेशन बता दिया जाता है। काउंटिंग हॉल के बारे में अगर बात करें तो वहां 15 टेबल होती है। 14 टेबल पर काउंटिंग होती है और 15वें टेबल पर आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर बैठते हैं। एक हॉल में 15 से ज्यादा टेबल नहीं हो सकते। एक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। काउंटिंग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन सभी के पास किसी भी तरह का मोबाइल फोन या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होना चाहिए। सील हटाने के बाद एनओसी लिया जाता है कैंडिडेट से। फिर काउंटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाता है।
पोस्टल बैलेट यानी कि वो लोग जो इलेक्शन के टाइम घर आकर वोट नहीं दे सकते, जैसे हमारे जवान हो गए, पोलिंग स्टाफ हो गए, तो उनके लिए ये पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है। हालांकि इस बार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज को चेंज कर दिया है, क्योंकि पोस्टल बैलेट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास भी पोस्टल बैलेट का ऑप्शन आ गया है, जिसके वजह से इसका नंबर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टल बैलेट वाले सिस्टम की काउंटिंग के लिए सबसे लास्ट काउंट करने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आपत्ति भी जताई है। इस बार से जो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मशीन को ऑन किया जाता है, काउंटिंग ऑफिसर फिर रिजल्ट बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट के नाम से टोटल वोट का नंबर स्क्रीन पर शो होता है। फिर सारे इंफॉर्मेशन को फॉर्म नंबर 17C में भरा जाता है। फिर उस फॉर्म पर कैंडिडेट या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट के साइन लिए जाते हैं। फिर उसे आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है। उसके बाद आरओ टोटल नंबर ऑफ वोट को काउंट करते हैं और रिजल्ट को ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। काउंटिंग का लास्ट राउंड पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाता है। इसी दौरान हर राउंड की जानकारी स्टेट इलेक्शन कमीशन को बताया जाता है, जब तक कि काउंटिंग खत्म ना हो जाए और रिजल्ट ना आ जाए। एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो आरओ विनर को सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये था हमारे इलेक्शन से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने वाली वायर की लेंथ कितनी होती है? 4, 5 या 6? कमेंट में आप सभी इसका आंसर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।